मैं दिया नमस्कार। हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना। लोग जी। समझते हैं मजबूर हूँ जलने के लिए। कुछ इसी ख्याल से चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन लगातार बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज हमारी 228वीं वेबिनार है। पिछले 228 सप्ताह से हम लगातार बच्चों के क्षेत्र के विषय आपके समक्ष लाते रहे हैं और हमारे बीच कोई ना कोई स्पीकर आते हैं जो अपनी बात रखते हैं इसी क्षेत्र में, इसी संबंध में। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन एकदम स्वतंत्रता चाहता है, आजादी चाहता है। अपने जीवन में वो किसी प्रकार का रोक टोक नहीं चाहता है। सावधानियां क्या होती वो भी उसको पसंद नहीं आती हैं। स्वतंत्रता, पहचान, रिश्ते, व्यवहार वो चाहता है कि अपने हिसाब से करें। किस तरह से कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन यही एक ऐसी उम्र होती है जहां उसको अभिभावकों की मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, माता पिता के साथ की आवश्यकता होती है। इस उम्र में किस प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं, किस प्रकार का बिहेवियरल चेंज हो सकता है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल सर, MBBS MD DIPCH क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड फिजिशियन है, ट्रेंड इन PGI चंडीगढ़, MGMC दिल्ली। प्रेजेंटली आप MY सुपर हॉस्पिटल इंदौर और रेड हॉस्पिटल इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं डॉक्टर आशीष अग्रवाल से कि आज के हमारे विषय पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर। जी, थैंक यू सर। नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मैंने MBBS जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया है और डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, ये DIPCH एक कोर्स होता है, ये नागपुर से किया है। और MD इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हूँ। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी विषय है, आपको पता है कि ये इन्फेक्शियस डिसीजेस से ही रिलेटेड है। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस इन एडोलेसेंट्स। तो अपन पहले डेफिनेशन से ही चालू करें। जैसा कि सर ने भी बताया, एडोलेसेंट्स यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था जब बचपन से जवानी की दहलीज यानी मिड वे होता है बच्चा। ठीक है। तो 10 से 19 साल की उम्र जो होती है वो एडोलेसेंट्स एज ग्रुप होता है, किशोर अवस्था होती है। इस उम्र में ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक चेंजेस भी होते हैं बच्चों में। तो हम अपने टॉपिक पे आते ही हुए ही, और हम सब इस एज ग्रुप से गुजरे हुए लोग हैं। तो जिस तरह से पीयर प्रेशर आजकल बढ़ रहा है, आधुनिकता एकदम बढ़ रही है, ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है लाइफ की। वैसे तो ये उस समय भी बहुत क्रूशियल स्टेज थी जिस दौर में हम लोग बड़े हुए हैं। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप यानी 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं, ये एडोलेसेंट या किशोर अवस्था में होते हैं। कॉमन एडोलेसेंस बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक पे हम जाने से पहले थोड़ी सी बच्चों की फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकल क्या चेंजेस हो रहे हैं ये समझ लेते हैं। इस समय बचपन से किशोर अवस्था की से युवा अवस्था की शुरुआत हो रही है। तो बॉडी में सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे और एनाटॉमिकल चेंजेस भी होंगे। एनाटॉमिकल यानी शारीरिक संरचना से रिलेटेड चेंजेस, और फिजियोलॉजिकल मतलब उनकी कार्य प्रणाली से रिलेटेड चेंजेस। तो ये दौर ऐसा रहता है कि बच्चों में जब एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं तो वे भी नहीं समझ पाते। एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है एक ट्रू नॉलेज के बनिस्बत। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने से 1-2 साल बड़े बच्चों से जो कि खुद ही इस एज ग्रुप से हैं, जानकारियां लेते रहते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बॉडी की फिजियोलॉजी बदल रही है, बोन मास बढ़ रहा है, हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ रही है। इस तरह से चेंजेस सब चालू हो जाते हैं बॉडी में। एनाटॉमिकल चेंजेस में लड़कों की दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, लड़कियों का वक्ष स्थल बड़े होना, थीलार की एक स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, प्यूबर्टी की, थीलार की कांख के बाल आना, प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स का बड़ा होना, ये सब चेंजेस चालू हो जाते हैं।
और भगवान की दया से जिस तरह से हमारा देश अभी तरक्की कर रहा है, मेल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं कम है। ठीक है, तो जो मीनार की या मीनोपॉज सॉरी जो रजो धर्म चालू होने की जो एज ग्रुप होती थी, किसी समय ये 15-16 साल होती थी, धीरे धीरे ये घटते घटते 10-11 साल का भी एवरेज रह गया है। इंडिया में अभी 12 से 14 साल ये एज ग्रुप है, लेकिन ये धीरे धीरे कहीं अपनी डेवलप सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सिटीज में ये 10-11 साल के एवरेज डेज में भी मीनार की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम टॉपिक पे ही आए। ये तो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस हो गए। लड़कों का बोन मास बढ़ता है, चेस्ट बड़ा होना, छाती पे बाल आना, ये सब चेंजेस चालू हो जाते हैं। और मेंटल चेंजेस फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस की तुलना में थोड़े से देर से होते हैं। हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये डिसीजन मेकर होता है। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स इन बच्चों में डेवलप नहीं होता है जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी है। बच्चा चिड़चिड़ा होगा, माता पिता का कहना नहीं मानेगा, जो उसे करना है वही करेगा, क्योंकि माता पिता भी ये चीज नहीं समझ पाते हैं। और बच्चे का फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होने की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो एक कहावत भी है कि बच्चे, सॉरी, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये चीज बच्चों के लिए भी लागू होती है। बच्चे और महिलाएं सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है कि इनको बहुत ही प्यार से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन का आधार यही है। ठीक है, तो बिहेवियरल चेंजेस में हम सबसे पहले बात करते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी, क्योंकि आजकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो अच्छे हो जाते हैं, बॉडी में जो चेंजेस होना है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत नेग्लेक्टेड है। तो पहले अपन मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, फिर फिजिकल चेंजेस जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है उनकी बात करेंगे, और लास्ट में जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं उनसे कैसे बचा जाए उसकी बात करेंगे। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन है इस एज ग्रुप में 10 से 19 साल के किशोरों में एंजाइटी, चिंता करना। इस समय इन बच्चों में पीयर प्रेशर भी होता है, प्लस करियर की चिंता होती है, कंपैरिजन होता है अपने इंडियन सिनेरियो में। ठीक है, तो एंजाइटी या एक्सेस चिंता इस एज ग्रुप में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने भी फेस की है। हमारे समय में तो एजुकेशन का इतना नहीं जोर था, तो हम लोग केवल पढ़ाई की ही चिंता ज्यादा किया करते थे। बट राइट नाउ जो समय चल रहा है, इस समय पढ़ाई के साथ साथ सोशल प्रेशर, कम्युनिटी प्रेशर, बहुत सी चीजें ज्यादा है। ओके, सेकंड होता है डिप्रेशन। अगर एंजाइटी एक लिमिट से ज्यादा की जाए तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और हम लोग जो आजकल इतना मेंटल अवेयरनेस को लेके सभी लोग जोर दे रहे हैं, तो बड़े लोग तो अपनी बीमारियां छुपाते नहीं हैं, लेकिन बच्चे वो डिप्रेशन बता नहीं पाते हैं। ये पेरेंट्स की या फैमिली फिजिशियन की जिम्मेदारी होती है कि उसको असेस करके उसको ट्रीट करें। थर्ड, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो इस एज में होती है, एंजाइटी डिप्रेशन के बाद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, जुवेनाइल प्रॉब्लम्स भी इस एज ग्रुप में ही चालू होती है। तो अपन इसको अभी फिजिकल चेंजेस में कवर कर लेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंवल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। एक ही एक काम बच्चा बार बार करता है। यदि क्रिकेट खेलने की धुन उसको सवार हो गई तो क्रिकेट ही खेल रहा है, पढ़ाई का कोई वो नहीं है। फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल ही खेल रहा है। ठीक है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसे हम लोगों ने भी जीवन में कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं झेली हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई दूसरा हादसा, जिसका प्रभाव हमारे मन पे जीवन भर रह जाता है। तो बच्चों को इस एज ग्रुप में, क्योंकि कुछ बच्चे अंडर ग्रोथ भी रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं,
किसी भी तरह का ट्रॉमा हो तो उसका स्ट्रेस स्थायी रूप से रह सकता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन है। ओसीडी बहुत कॉमन है इस समय। एक सब्सटेंस अब्यूज, जो एक बहुत कॉमन अभी प्रॉब्लम हो रही है हमारे समाज की, ये इसकी शुरुआत किशोर अवस्था से ही होती है। सब्सटेंस अब्यूज यानी बच्चा यदि डिप्रेस्ड रहेगा या एंजाइटी में रहेगा तो वो कुछ स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या आजकल दूसरे हायर तरह के नशे भी बड़े शहरों में बच्चे कर रहे हैं। इसमें कोकेन, गांजा, इस तरह की चीजें शामिल हैं। इसका मेन कारण ये है कि उनकी बीमारी को कोई समझ नहीं पा रहा है, और नहीं समझने की वजह से वो अपने ही दोस्तों से, अपने से 1-2 साल बड़े बच्चों से सलाह लेते हैं, और जैसा वो गाइड कर दें वैसा होता है। सोशल मीडिया इसमें पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है, नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है। सोशल मीडिया से और उन्हें इनकम्प्लीट नॉलेज मिलता है, और इस तरह से सब्सटेंस अब्यूज के शिकार बच्चे हो जाते हैं। एक पीयर प्रेशर इस समय बहुत कॉमन होता है। 10 से 19 साल का जो एज ग्रुप है, इस समय करियर को लेके बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या बनेंगे वो लाइफ में। ठीक है, तो पीयर प्रेशर यानी घर वालों का कंपैरिजन और प्रेशर कि तुम यही करो, ये बच्चों को बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में डालता है। तो सब्सटेंस अब्यूज मुझे लगता है ये कॉमन अभी प्रॉब्लम हो रहा है इस एज ग्रुप में, 10 से 19 साल के एज ग्रुप में। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी इस एज ग्रुप में होती है। ग्रोथ रिटार्डेशन भी बच्चों में देखा गया है। तो अब हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों में इस एज ग्रुप में। इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन में कुछ बच्चों की ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। ठीक है, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएंगे, उनकी हाइट कम रह जाएगी, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो स्वस्थ जीवन की शुरुआत स्वस्थ बचपन से भी होती है। तो वैक्सीन कुछ बच्चों को लगे नहीं रहते हैं, अंडरवेट रहते हैं बच्चे, तो ये सब चीजें उनको ग्रोथ रिटार्डेशन के रूप में आगे किशोर अवस्था में आ जाती है। डिलेड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना, मीनार की जो लड़कियों की स्टार्ट होती है वो 16-16 साल तक नहीं हो पाती है। सेम इसका अपोजिट ओबेसिटी भी इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं। कुछ लोग संपन्न होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। तो मोटापा, मोबाइल पे हाइपर स्क्रीन टाइम, इस वजह से या दूसरे अन्य कारणों से, एक्सेस डाइट से बहुत कॉमन है इस एज ग्रुप में, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और जुवेनाइल डायबिटीज, इवन टाइप 2 डायबिटीज, ये भी इस एज ग्रुप में देखा जा रहा है। अभी मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं 16 साल के, 17 साल के, उनका वजन 105 किलो, 95 किलो इस तरह से है। उस समय तो उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यही बच्चे आगे चल के हाइपरटेंशन या डायबिटीज के शिकार होंगे। तो ये इस तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में बहुत हो रहे हैं 10 से 19 ईयर में खासतौर पे। और बिहेवियर प्रॉब्लम्स में मुझे जो देखने में आई है प्रैक्टिस में भी, अपनी थॉट शेयर नहीं कर पाते बच्चे, है ना, वो कंफ्यूजिंग ही रहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इस समय पेरेंट्स और डॉक्टर का बड़ा रोल है। सोसाइटी का रोल तो है ही, लेकिन हम सोसाइटी को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। जिस चीज के बारे में पता नहीं उस चीज के लिए हम किसी को बोल नहीं सकते। तो पेरेंट्स और डॉक्टर की, फैमिली फिजिशियन की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस चक्र से निकालें बाहर। कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस हम डिस्कस कर लेते हैं किशोरों की। इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी वे इन्फेक्शन जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से वो बच्चे कैच करते हैं, है ना। तो अभी इस समय जो समय चल रहा है वायरल, आप सभी को देखने में आ रहा होगा कि कोरोना के बाद, कोविड के बाद वायरल इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ चुकी है। जो वायरल 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता था पहले, वो 5-5 दिन, 7-7 दिन ठीक नहीं हो रहा है। इसके बहुत से कारण हैं, वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, हाफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेना, ये सब कॉमन कारण है। तो
अगर बच्चे की इम्यूनिटी कम रहेगी तो कोई भी मौसम का असर, कोई भी मौसम का बुखार जल्दी होगा। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस अभी इस एज ग्रुप में जो देखने में आ रही है, नॉर्मल वायरल फीवर तो है ही, साथ में डेंगू, चिकनगुनिया, ये इन्फेक्शन भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों में ज्यादा हो रहे हैं। टाइफाइड इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। टाइफाइड का कारण यह है कि मोस्टली बच्चे कैरियर के लिए अपने शहरों से दूर रह रहे हैं। जैसे मैं इंदौर शहर में हूँ, इंदौर शहर से हूँ, तो यहाँ पर आसपास के जिलों से, आसपास के गांव से बहुत बच्चे आए हुए हैं। कोचिंग कोचिंग हब बन चुका है इंदौर। तो जैसा खाना मिल रहा है खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, तो ये सब इन्फेक्शियस डिसीजेस काफी देखने में मिल रही है बच्चों में। तो मेन तो वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, सबसे नंबर वन पे। सेकंड नंबर पे खाने पीने से रिलेटेड इन्फेक्शन, जिसमें कि टाइफाइड, डायरिया, वॉमिटिंग, ये बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस जो कि पहले 25-30 के बाद होती थी सीडेंट्री लाइफस्टाइल से, वो आजकल किशोरों में देखने को मिल रही है। इसमें डायबिटीज, जुवेनाइल यानी टाइप 1 डायबिटीज, और हाइपरटेंशन, इवन कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस भी इस एज ग्रुप के बच्चों में देखने को मिल रही है। हम लोग सुनते हैं कई बार मीडिया में या फिर न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, स्कूल में बच्चा दौड़ते दौड़ते कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ कोमॉर्बिडिटी होती है जो कि नेग्लेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन ये स्थिति बनती है। मौसम के चेंजेस बहुत कॉमन है एडोलेसेंट एज ग्रुप में। जैसा कि अपन ने पहले फिजियोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस की किशोरों की, इस समय बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया बड़ा होता है, लंग्स बड़े होते हैं, एयर स्पेस की कैपेसिटी बढ़ती है। तो मौसम जनित इन्फेक्शन, एलर्जी, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक में जमी सर्दी, गले से खांसी, छाती से ब्रोंकाइटिस होने का खतरा इस एज ग्रुप में काफी कॉमन देखा गया है। ये एलर्जी का मेन कारण प्रिवेंशन ना कर पाना है। एक कॉमन प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा लेट डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये करना जरूरी है। आजकल बच्चों में ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में। एसटीडीज बहुत कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि घर से दूर रहते हैं बच्चे, फ्रेंड सर्कल में या फिर मूवीज से या सोशल मीडिया से, मोबाइल से, कहीं से भी इम्पैक्ट लेके दे गॉट फिजिकल विदाउट प्रिवेंशन। तो एसटीडीज में सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, इवन एचआईवी जैसे इन्फेक्शन भी किशोरों में देखने को मिल रहे हैं। हम एक इंटीग्रेटेड बात कर रहे हैं, नॉट रूरल और अर्बन। रूरल बच्चों में भी ये कॉमन हो रहा है, प्लस अर्बन बच्चों में भी ये कॉमन हो रहा है। मैं कुछ बचाव के वो मतलब प्रिवेंशन के मैं लिख के लाया था पॉइंट्स, जो कि हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को देना चाहिए। एक 15 मिनट का सेशन और रहेगा सर अपना। है सर, अभी समय है हमारे पास, कोई आप कंटिन्यू करें। हाँ हाँ। अभी जैसे हम लोगों ने कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस की, बिहेवियरल एंड फिजिकल, इन्फेक्शियस डिसीजेस, राइट। तो हम कुछ ट्रीटमेंट पार्ट से या फिर प्रिवेंशन पार्ट से कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला रोल, पहले हम मेडिसिनल या फिर साइंस की बात कर लें, फिर अपन सोशल की बात करेंगे, क्योंकि सोशल या सामाजिक जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होंगी। और ये एक ऐसी चीज है कि इसको आज किया कल नहीं करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। ये पूरा समाज एक इंटीग्रेटेड या समावेशिता से ही सही होगा। तो हम पहले मेडिसिनल या साइंस पार्ट से इनकी बात कर लेते हैं, फिर अपन सोशल लाइबिलिटीज पे आएंगे जो हम लोगों को इन किशोरों पे निभानी चाहिए। आपको पता है हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं बच्चों की बॉडी में, फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, प्लस सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, सब चीजें साथ साथ चल रही है। वो बोल या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बाकी सारी चीजें साथ लेके चल रहा है। तो साइंटिफिक रूप से हमें क्या करना चाहिए? अ, एक कहावत है ना, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मतलब सबसे पहले तो माता पिता बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू करें।
खासतौर पे लड़कियों को, क्या उनका डेली रूटीन रहता है, क्या वो करते हैं स्कूल में, स्कूल से आके क्या करते हैं, जैसे 6 घंटे की नींद बच्चा ले रहा है कि नहीं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है कि नहीं, ये सब चीजें माता पिता ऑब्जर्व करें और इसको फॉलो करें, ये करना चाहिए। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। साइकोलॉजिकल चेंजेस थोड़े बहुत तो होंगे बच्चे को, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रंटल कॉर्टेक्स उनका डेवलप नहीं है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको गाइड प्रॉपरली करना होता है। तो माता पिता ऑब्जर्व करें उनको रूटीन क्या है, क्या वो करते हैं डेली, कैसे उनके फ्रेंड सर्कल हैं। ठीक है, एक लिमिट तक छूट भी देनी चाहिए, आजादी भी देनी चाहिए, लेकिन गलत संगति में तो नहीं पड़ रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग, टोबैको चीविंग या फिर दूसरे गांजा कोकेन इस तरह के हायर एडिक्शंस में तो नहीं पड़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली जो जो मैंने इन्फेक्शियस डिसीजेज बताई, एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसको तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। यदि बच्चे का वेट ज्यादा है तो हाइपरटेंशन या डायबिटीज या हार्ट डिसीज होने का डर है, अपने फैमिली फिजिशियंस को दिखाएं। एक वैक्सीनेशन का पार्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वैक्सीन इज समथिंग लाइक, इट इज साइंस बेसिकली। तो वैक्सीन में वो क्षमता है कि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% भी करें तो बहुत फायदेमंद है। तो बच्चों के किशोरावस्था के कुछ टीके होते हैं, वो जरूर उनको लगवाना चाहिए। जिस बच्चे को एलर्जी हो रही है, बार बार राइनाइटिस हो रहा है, साइनसाइटिस हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, उनको वैक्सीन होते हैं इन्फ्लुएंजा का, स्वाइन फ्लू का, वो ईयरली लगना चाहिए। लड़कियों को रुबेला का टीका, सर्वाइकल कैंसर का टीका, ये उपलब्ध है, ये लगना चाहिए। इस तरह से वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अंडर वेट है तो उसके वेट को लेके अपने फैमिली फिजिशियन से मिलिए। ग्रोथ नहीं हो रही है तो फैमिली फिजिशियन से मिलिए। डिलेड प्यूबर्टी हो रही है तो अपने फैमिली फिजिशियन से मिलिए। ये सब चीजें करना चाहिए। एक बीच में काफी चला था ट्रेंड कि बच्चों को ये अपना सेक्सुअल शिक्षा दी जाए, तो इसके बारे में भी डिस्कस खुल के करना चाहिए घर पे, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एसटीडीज बहुत कॉमनली हो रही है आजकल बच्चों को। इसमें एचआईवी, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं 10-20 साल से इंडियन सोसाइटी का कल्चर काफी तेजी से बदल रहा है। मतलब जो किशोरावस्था पहले 15-16 साल में भी चालू होती थी, आजकल वो 9-10 साल से हो जाती है। और जो युवावस्था 25 के बाद स्टार्ट होती थी, वो आजकल 20 के बाद ही चालू हो जाती है। शादियों की एज लेट हो रही है। मतलब एक ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बदल रहा है सोसाइटी का। तो ये सब चीजें हमें डिस्कस करना चाहिए खुल के, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है कि ये बहुत टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। अगर इस समय बच्चा गलत आदतों में पड़ गया तो वो लाइफ लॉन्ग उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है तो उसको शेप देता है, तो वो शेप एक बार सही ढल जाए तो फिर आप, वो सॉलिड भी हो सकता है, उसको आप जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं। लेकिन अगर वो एक बार शेप बिगड़ गया तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यही मेरे पॉइंट्स कुछ हैं, मतलब कॉमन एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स में। लड़कियों में आजकल क्या है कि ओवरवेट और अर्ली मीनार की बहुत देखी जा रही है, जिसके कारण पीसीओडी जैसे डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गए हैं। सेकेंडरी ओबेसिटी की वजह से और डिलेड मैरिजेस की वजह से प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें आती हैं। तो ये फीमेल्स के लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स है, इस पे वर्कअप होना चाहिए। आपकी तरफ से समाप्त हो गया सर, तो हम सेशन ओपन कर सकते हैं बातचीत के लिए। जी कर लीजिए। ठीक है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे जी जो जी। बच्चों से संबंधित विषय पे। आपने घरों में भी सभी के पास बच्चे हैं, तो हम किसी के भी प्रश्न हो तो ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से हम सीधे बात कर सकते हैं। हैंड रेज करके मैं क्वेश्चन ले लूंगा। जी जी सर, लक्ष्मण सर। Namaste, Doctor Saab. नमस्ते सर, नमस्ते। Actually, I am from small state Tripura, Tripura जी जी। state, North.
ये बच्चों का जो चाइल्ड हाँ स्टेज है ना, जी जी। ऑटिज्म का कोई सिम्टम्स बिहेवियर में कैसे एजाल्डियस प्रेजेंट सकता है, डायग्नोस कर सकता है? हाँ हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऑटिज्म प्लस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। साइंटिफिकली बेस ये है सर कि फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होने की वजह से और सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर होने की वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म तो नहीं कहेंगे, वो हाइपर एक्टिविटी है। ऑटिज्म का डायग्नोसिस इज डिफरेंट। ऑटिज्म में लर्निंग प्रॉब्लम होती है, बच्चा सीख नहीं पाता है। इस एज ग्रुप में ये कॉमन नहीं है। कॉमन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है, वो ध्यान नहीं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का बड़ा महत्व है। अगर बच्चे इस एज ग्रुप में 10 से 19 में भी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन चालू करें तो काफी फायदा होगा। तीन जी चार सर। साल से जो जो बच्चा का उम्र 3-4 साल से है, तो 5 साल से 6 इयर्स, बिलो 6 इयर्स, जी प्री प्राइमरी स्टेज, हाउ हाँ। कैन इट डिफरेंशिएट बिटवीन द चाइल्ड, between the two types of child? One is hyperactivity child, one is autism symptomatic child. That सर child can lead to the autism. ऑटिज्म में सर लर्निंग प्रॉब्लम होगी बच्चे को, मतलब वो सीख नहीं पाएगा चीजें। तो ऑटिज्म इज नॉट कॉमन मेरे हिसाब से। वो 1% बच्चों को भी नहीं है, वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डायग्नोस हो जाएगा यदि आपका अच्छा फैमिली फिजिशियन होगा, चाइल्ड फिजिशियन होगा। तो ऑटिज्म जनरली अर्ली एज ग्रुप में डायग्नोस हो जाता है, और थोड़ा सा जेनेटिकल रोल ज्यादा है ऑटिज्म का बनिस्बत अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और ये एक्वायर्ड है। ऑटिज्म थोड़ा सा कंजेनिटल या फिर अर्ली एज में ही वो डिटेक्ट होना चाहिए, डायग्नोसिस उसका जल्दी बन जाता है। Whether it is hereditary or not? हेरिडिटरी है कि नहीं, इस पे तो कंफर्मेशन नहीं है सर अभी, लेकिन इसका जेनेटिकल रोल है ऑटिज्म का। डॉक्टर सुषमा कौर ने हैंड रेज किया है, दिल्ली से हैं, ILBS हॉस्पिटल में हैं। जी डॉक्टर जी। साहब अपना प्रश्न रखें। जी। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है, एडोलेसेंट एज में जैसे 13 क्रॉस करते हैं, स्पेशली बॉयज गर्ल्स, लेकिन बॉयज में ज्यादा देखा गया है, उनको आप डिसिप्लिन करने की कोशिश करो तो दे रिवोल्ट, रिबेल करते हैं, सुनते नहीं है। तो जी ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को क्या क्या अप्रोच होना चाहिए जहां उनको डिसिप्लिन भी करे, सही रास्ता भी दिखाए, और साथ में उनको ये ना लगे कि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं हमें चेंज होने के लिए? जी जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये तो कॉमन है मैडम। एक्चुअली क्या है, जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी में, उनको आप रोक नहीं सकते। टेस्टोस्टेरोन मेल हमेशा क्या है, डोमिनेंट रहने की कोशिश करता है। आपने भी क्वेश्चन में यही पूछा है कि बॉयज, 13 इयर्स के बॉयज में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन पीक पे होता है। तो उसके कारण उनके जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, एग्रेशन टेस्टोस्टेरोन का पर्यायवाची है, मतलब दोनों जी मिरर इमेज है। ठीक है, तो उस समय आपको तो कूलली ही, कामली ही टैकल करना है। जरा भी अपने को एग्रेसिव नहीं होना है बच्चे पे। एकदम शांति से, एकदम प्यार से, एकदम कूलली ही उसको टैकल करना है। पहले अपन बिहेवियरल ही कोशिश करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि ये अपनी मन मर्जी कर रहा है, करने दीजिए उसको। जी सर। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सब्सटेंस अब्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है, आजकल जी सर। मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं जो कूलनेस के नाम पे अब्यूज, मतलब टोटली जी सब्सटेंस अब्यूज है वो। उस जी सर। पे ना पड़े। और फिर सेकंड नंबर पे आप फिजिशियन की सलाह लीजिए। ऐसी कुछ मेडिसिन आती है जिससे कि वो कूल डाउन कर सकते हैं। क्योंकि आपने ये अंतर देखा होगा, हमारे समय में 6 फीट का कोई बच्चा, कोई आदमी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब जी सर। आजकल जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, यही 5 फीट 10 इंच, मतलब 6 फीट तो कॉमन हो जाएगा अभी। क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, यूएस कल्चर या वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे आ रहा है। तो जी बिल्कुल एग्रेशन से काम नहीं लेना है हमें उस समय। एकदम कूलली, एकदम कामली, बिहेवियरल चेंजेस करके
सोसाइटी की मदद लेके, योगा मेडिटेशन की मदद लेके ही उस चीज को कंट्रोल करना है। और सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं कर रहा है बच्चा, उसको बिल्कुल मार्क करना है। सेकंड नंबर पे फिजिशियंस का ओपिनियन लेना है। सर सब्सटेंस अब्यूज के कुछ सिम्टम्स पे बात करेंगे क्या, अगर हो तो? क्या सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स अगर कुछ हो तो? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चा स्कूल्स में अपने फ्रेंड सर्कल में ये सब चीजें कर रहा है तो माता पिता बड़े जल्दी इसको डायग्नोस कर सकते हैं, बड़े भाई बहन डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। एक नींद ना आना, ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है सब्सटेंस अब्यूज के कारण। ठीक है। इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड है। बच्चा हो सकता है डिप्रेशन या एंजाइटी में हो, इस वजह से वो सो नहीं पा रहा है। डायग्नोसिस आप माता ज्यादा अच्छे से बना सकती है सब्सटेंस अब्यूज का। तो ये घर पे ही ये डिटेक्ट किया जा सकता है। अनिल जी ने हैंड रेज किया है। अनिल गौर जी हमारे आईटी टीम के इंचार्ज हैं। अनिल जी अपना प्रश्न रखें जी। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। माफी चाहूंगा सर, आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर अभी ऑडिबल है? हाँ जी। ठीक है। सर अभी आपने जैसे डिस्कस किया अभी अपने प्रीवियसली कि अभी वायरल और डेंगू ये दोनों फैल रहा है, और 3 दिन वाली जो बीमारियां होती थी पहले वायरल वाला, और वो 10 से 15 दिन तक जा रही हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाए, या क्या प्रिकॉशन लें, या फिर एग्जैक्टली ये वो डिसीज बन गई है जो समझ में ही नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है अनिल जी। बेसिकली ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है वायरल फीवर। बेसिकली इम्यूनिटी यदि बच्चे की कम रहेगी तो वायरल जल्दी अफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं उसको कुछ कोमॉर्बिडिटी तो नहीं बोलेंगे, ये या तो बच्चा अंडरवेट होगा या फिर मौसम के हिसाब से वो बॉडी और माइंड को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा। जनरली वायरल इन्फेक्शन तभी होता है जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। ठंड से गर्मी की शुरुआत हो, गर्मी से बारिश की शुरुआत हो, या फिर बारिश से फिर ठंड की शुरुआत हो, इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। आज भी वायरल 3 से 5 दिन लेता है, लेकिन उसमें रेस्ट का ज्यादा रोल है। होता क्या है कि आजकल प्रेशर इतना है वर्क का, स्कूल का, कि बच्चे ने दवाई ली और चला गया वापस स्कूल, तो वो जो रेस्ट मिलना चाहिए बॉडी को वो मिल नहीं पाता। तो फिर 3 से 4 दिन बाद मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती। इसमें एंटीबायोटिक अब्यूज का बहुत रोल है। बच्चे को वायरल हुआ, एंटीबायोटिक दे दी, जबकि उसका कोई रोल ही नहीं है। तो वो फिजिशियन की सलाह पे ही एंटीबायोटिक देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि वायरल का ट्रेंड बदल गया है, लेकिन वायरल से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वायरल में नाम में ही विषाणु छुपा हुआ है। ठीक है। तो विष की कोई मात्रा नहीं होती। आपने कोविड में देखा होगा, बहुत से लोग कोरोना के अस्पतालों में दिन दिन रात रात भर काम किए लेकिन पॉजिटिव नहीं हुए। कई लोग जरा सा काम करके पॉजिटिव हो गए। बहुत लंबी बातचीत हो सकती है वायरल में। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खतरनाक हो गया, इनका ट्रेंड बदल गया है। लेकिन कोरोना के बाद थोड़ा सा वायरल का ट्रेंड ऐसा बदला है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हैं रिकवरी में, और उसमें इम्यूनिटी और खाने पीने का बड़ा रोल है। यदि वायरल में दवाइयों का रोल 50% है तो उतना ही रोल रेस्ट और इम्यूनिटी का है। सर डेंगू का भी कंफ्यूजन है, कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि डेंगू है या नहीं है, और उसके सिम्टम भी एग्जैक्टली पहले जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस समय हमें फिजिशियन की सलाह लेके टेस्ट करवा लेना चाहिए। बेसिक जो कंप्लीट ब्लड काउंट और सीआरपी का टेस्ट होता है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि वायरल है या नहीं। फिर यदि डेंगू जैसे सिम्टम मिल रहे हैं तो इसका NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि डेंगू है या नहीं है। जैसे अभी चिकनगुनिया भी काफी चल रहा है, अभी मेरे ख्याल से कोई हैंड रेस करेगा, उस पर भी बात होगी। तो हमें कंप्लीट ब्लड काउंट जरूर करवा लेना चाहिए। यदि वायरल हुआ 1 दिन 1.5 दिन में नहीं बुखार उतरा तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट, बड़ी बेसिक जांच है आजकल, ये जरूर करवा लेना चाहिए। अगर अच्छा फिजिशियन होगा तो उसके बेस पे वो पकड़ लेगा कि वायरल है या नहीं। सर आपने एक अच्छी बात भी कही शुरुआत में कि जो अज्जल गगरी गलगत जाए वाली बात है ना, अपने आप से डॉक्टर बनना नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले से
आपको दवाइयाँ लेनी नहीं है, मांगनी नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ भी दे देंगे, वो एंटीबायोटिक दे देंगे, आपको वायरल फीवर है। तो ये एडवाइस बहुत बढ़िया रहेगी सर। ये बिल्कुल करना चाहिए जी आजकल। सर, इसी में सर कुछ क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा चूंकि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं तो अब हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है, फिर भी मैं ओपनली पूछ ले रहा हूँ कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते समय सब कुछ डिटेल में बताया जाए या कुछ उसकी लिमिट होनी चाहिए, कहाँ तक बताया जाए? और इसी में किसी की एडोलेसेंस में एक मास्टरबेशन की समस्या होती है, वो भी एक क्वेश्चन आया है, तो उस पर भी कुछ प्रकाश डालें सर। जी देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब भारतीय हैं। जो हमारे भारतीय सनातन जो बातें कही, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, बट जो बाल्यकाल जो 25-25 साल का जो हमारे आश्रम बताए गए थे, है ना, वही सबसे बढ़िया साइंस का तरीका भी है। हम डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि 100 साल का आपका शरीर है, आप अच्छे से रहे तो ठीक है, ठीक है, मान लिया 100 नहीं, लेकिन 80 तक तो आप इसको ले जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस चीज में थोड़ा सा लिमिटेशंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एकदम खुल के इस चीजों पे बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को एक लिमिट तक चीजें बतानी चाहिए। हाँ, आप ये बताइए कि प्रिवेंशन लेना चाहिए, ठीक है, आपको अपना प्रोटेक्शन रखना चाहिए, लेकिन एकदम खुल के बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा पर्दा इसमें रखना चाहिए। जी, राजेंद्र सलूजा जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें सर। सलूजा साहब, राजेंद्र जी भाई सर, सलूजा जी। नहीं नहीं, वो गलती से हो गया था। अच्छा जी जी, ठीक है। श्यामल राव जी अपनी बात रखें। जी डॉक्टर श्यामल साहब। राव जी जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। कि पिछले 10 साल पुरानी बात है ये, एडल्ट एजुकेशन पे जो है, जो बात शिक्षा की बात हो रही थी, उस पे शासन ने उस पे रोक लगा दिया था कि स्कूल में एडल्ट एजुकेशन का पार्ट ना पढ़ाया जाए। और क्योंकि आज हम लोग किशोर न्याय बोर्ड में होने के बाद भी हम लोग पॉक्सो की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे स्कूल वाले जो रहते हैं वो इस बात को रखने के लिए वो मतलब अवॉइड करते हैं कि आप ये आएंगे और पॉक्सो के बारे में बताएंगे तो हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कितना मतलब इस प्रकार से लोगों में जागरूकता के लिए हमें क्या शासन की नीतियों में कुछ ऐसे बदलाव लाना पड़ेगा या एजुकेशन को एक पार्ट के रूप में डालना पड़ेगा, इस संबंध में मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अपने हिंदुस्तान में तो शुरू से ये कहा जाता है कि पहली पाठशाला तो घर ही है। जो घर होता है, घर में ही पहला, आप मतलब कोई भी चीज शुरुआत कर लें, आपको घर में ही बोलना सिखाया जाता है, घर में ही गिनती सिखाई जाती है, फिर आप स्कूल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। इसको एकदम से हम शासन के कंधों पे डाल दें या स्कूलों की जिम्मेदारी बना दें तो गड़बड़ होगा। मतलब घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एक इसका सेशन जरूर होना चाहिए स्कूलों में। और बहुत सी चीजें, ऐसा नहीं कि हर चीज स्कूल में ही पढ़ाई जाए। बच्चा स्कूल में 8 घंटे रहेगा, 16 घंटे तो वो घर पे, मोहल्ले में, पड़ोस में, प्लेग्राउंड्स में, ऐसी जगहों पे रहने वाला है। तो स्कूल की जगह इसकी शिक्षा प्लेग्राउंड्स पे, नीति शिक्षा के लेक्चर्स में अलग से लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर हम शासन के कंधों पे जिम्मेदारी डाल देंगे तो वो चीज सही इम्प्लीमेंट नहीं होगी, और फिर वो, ये भी आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं फिर। तो मेरा ऐसा मानना है कि 16 घंटे बच्चा घर पे या अपने मोहल्ले पड़ोस में रहता है, वहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, सही सही जगह पे। लेकिन ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड्स में 1 घंटे का सेशन लिया जा सकता है स्पोर्ट्स के साथ। मैं आपको थोड़ा सा अभी पॉइंट याद आया, तो खेल का बड़ा महत्व है किशोरावस्था की जितनी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में। हमारे जमाने में स्कूल से आके बच्चे खेलने निकल जाते थे। आजकल ये है कि स्कूल से आया बच्चा सीधे ट्यूशन निकल गया, मतलब 1 घंटा भी वो ग्राउंड पे नहीं बिता रहा है। स्पोर्ट्स सारे इंडोर हो गए, मोबाइल पे टाइम दे रहा है बच्चा। तो ये सब चीजें बहुत गलत हुई है। सर नम्रता पटेल जी ने हैंड रेज किया है, छत्तीसगढ़ से हैं। नम्रता जी अपना प्रश्न रखें। सर जी नमस्कार। सर जी, डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट बताया था, नोट नहीं कर पाई मैं। जी जी, NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है, या एलाइजा लिख लीजिए आप,
ऐसे एलाइजा टेस्ट, ये रिलायबल भी है, इसकी इफिकेसी भी ज्यादा है, 95% तक सही डिटेक्ट करता है। सर जी अगर जो सिम्टम है आ रहे हैं डेंगू के और मलेरिया उसको नहीं बता रहा है तो क्या डेंगू हो सकता है? मलेरिया देखिए, मतलब टेस्ट कैसा होता है कि वो एक 70-80% इफिकेसी होती है मलेरिया टेस्ट की भी, और बहुत एक्सपर्टाइज टेस्ट होता है वो। आजकल क्या है, सभी टेस्ट के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स आ गए हैं, आरडीटी आ गए हैं, तो वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यदि मलेरिया नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे टेक्नीशियन या अच्छे पैथोलॉजिस्ट से उसको टेस्ट करा के फिर आप NS1 एंटीजन करवा सकते हैं। जैसा कि जी अभी सर, बीच में सर ने पूछा था, कंप्लीट ब्लड काउंट जो CBC होता है, इससे काफी आइडिया लग जाता है। ओके सर, मतलब थैंक यू। टेस्ट वो CBC करके फिर आप आगे टेस्ट करवा सकते हैं। जी सर। उषा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। उषा जी आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। Good evening. एक्चुअली एजुकेशन के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे 8th क्लास में साइंस में चैप्टर आता है जिसमें हम रिप्रोडक्शन भी पढ़ाते हैं ह्यूमन बीइंग का, और उसके एडोलसेंस का भी चैप्टर है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में भी है। आफ्टर दैट 10th क्लास में भी एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह सब कुछ यूज करना बताया जाता है। तो बच्चों में वो आधी नॉलेज होती है। आई थिंक कि बच्चों को थोड़ा सा स्कूल में नॉलेज देनी ही चाहिए। बिल्कुल सही उषा जी, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि शुरुआत घर से होनी चाहिए, शुरुआत सोसाइटी से होनी चाहिए। और सर आजकल शायद छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, मतलब 5-6 साल के बच्चे भी दिमाग में बात रखना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इवन सर मुझे कहना नहीं चाहिए कि 4th क्लास का स्टूडेंट भी इस तरह की बातें करता है, सेक्सुअल बात कर लेते हैं 4th क्लास के स्टूडेंट, जो कि आई थिंक 10-11 ईयर्स का होता है, हार्डली 10 ईयर्स का। देखिए 10 to 19 ऑलमोस्ट सेम ही एज ग्रुप है। वो सिर्फ हो सकता है किसी बच्चे की हाइट कम लग रही है, किसी की ज्यादा, लेकिन मेंटल लेवल सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अपने एज ग्रुप में एकदम बहुत ज्यादा ना रहे, थोड़ा सा एक बड़ों का, जैसे PT टीचर, अपना स्पोर्ट्स टीचर, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग थोड़ा इंटरप्ट करके, और क्या होता है कि ग्रुप में आदमी अच्छी चीजें सीखता है, जब तक आदमी बोलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो पहले क्या होता था, चौथी 5वीं 6वीं सब क्लास के बच्चे कॉमन प्लेग्राउंड में मिलते थे, तो 6वीं क्लास की दीदी छोटे बच्चे को डांट के कुछ बोल देती थी 4वीं क्लास के, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था। वो चीजें आजकल थोड़ा कम हो रही है। इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है। मोबाइल होने की वजह से वो अपनी अपनी दुनिया में खोने लगे हैं, बाहर निकल के देख नहीं रहे हैं। तो सर ये बच्चे जो छोटे बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं डेड बॉडी वगैरह देख के, उनको ट्रॉमा से कैसे निकालें? काउंसलिंग से जो सत्य है वो बताइए, और फिजिशियन का बड़ा रोल है इसमें। मैं एक 4 साढ़े 4 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ कि वो ये क्या है, क्यों होता है, क्या ऐसे सब ऐसे ही जाएंगे आप मेरे मतलब अपने पेरेंट्स को कि आप कभी भी बूढ़ा मत होना, मैं आपके लिए फास्ट रखना चाहती हूँ इसीलिए, ताकि आप हमेशा यंग रहे, मेरे साथ रहे, मेरे शादी के बाद भी रहे, मेरे बच्चों के बाद भी रहे। सर 4.5 साल की बच्ची इस तरह की बोल रही है, तो उसको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें? मैडम मेंटल प्लस आध्यात्मिक जो कहते हैं ना, मतलब वो भी आजकल बच्चे को स्ट्रांग रखना जरूरी है। बाहरी चीजों का असर कम हो बच्चे पे। ये सब चीजें हमने भी अपने माता पिता से की थी, लेकिन अब एक एज के साथ मैच्योरिटी आ गई तो नहीं करते। हमने भी ये डेफिनेटली अपने माता पिता से क्वेश्चंस किए हैं। तो ये तो धीरे धीरे और वैसे ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, इसको एकदम से मत, इमोशनल पेरेंट्स को भी नहीं होना चाहिए, और बच्चों को भी एकदम ऐसा जवाब एक बार में ना दे। हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली सही होती है।
हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजिस्ट नहीं है। फिर भी एट सम एक्सटेंट सर यू हैव ट्राइड टू आंसर आवर क्वेश्चंस, एंड जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एंड नहीं होंगे। ये है एक और छोटी सी एक मैसेज हम देना चाहते हैं आप सभी को कि जब क्वेश्चन आप करते हैं तो आप हेजिटेट मत किया कीजिए। लंबे समय से 228 हमारा वेबिनार चल रहा है और आप लोग लंबे समय से कंटिन्यूसली जुड़ते आ रहे हैं। वो लोग जिनके लिए हमने अभी मैसेज भी दिया है कि जो लोग नए हैं, आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम है, वो अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, हमको मैसेज भेजें कि आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दें थोड़ा सा, ताकि हम लोग अपनी मेन लिस्ट में उनको ऐड कर लें। 15 दिसंबर को हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो वर्चुअल नहीं होगा, ये फिजिकल होगा। आपको इन्विटेशन दिया जाएगा ऑफिशियली, आपको भोपाल आना है। हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे को पहचाने, जान सकें। 228 जो हमने स्पीकर्स को अभी तक अपने पैनल पे लाया है उनको भी हम इन्वाइट कर रहे हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे, बड़ा प्रोग्राम है, तो इसके ऑफिशियल इन्विटेशन आपको जल्दी भेज दिए जाएंगे। लक्ष्मण जी, आपका एक और क्वेश्चन रह गया, पूछिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये बात है, छोटे से बच्चा अभी जो एंड्रॉइड मोबाइल है ना, उसके साथ बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसको अच्छा सीखता भी है, इसका IQ इतना डेवलप है, तो उसी मैकेनिज्म से कैन वी ट्रीट द चिल्ड्रन हु आर हाइपर एक्टिव, who may be the under autism? Is there a mechanism that is that deeply interested when they observe the mobile phone, they don't care anything others? So how can we treat? Can we put in this for the betterment, for the treatment of the such kind of children who are told the hyperactive, who may be in course of time may be down into autism child? Okay. सर, इसमें मैं कहूंगा जो आजकल प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है, स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल पे, ये कम किया जाए। मतलब क्या होता है कि दुनिया तो छोटी सी है लेकिन वो ग्लोबल चल रहा है, हम लोगों में भी। अब क्या होता है कि पेरेंट्स का काम मोबाइल से होना है। मान लीजिए मुझे किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखनी है तो मोबाइल पे ही आएगी, मेरा बच्चा मुझे देख के मोबाइल फोन उठा लेगा। तो एक दुनिया तो छोटी सी है लेकिन वो मोबाइल सारी दुनिया को पास में ले आया है। स्क्रीन टाइम कम करना बहुत बेनिफिशियल होगा सर, और जो भी काम करें फोकस से करें। ये मतलब ध्यान जो है, मेडिटेशन, ये बहुत यूजफुल होगा सर, दोनों ही कंडीशन में। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक सफिशिएंट टाइम दिया है सर आज आपने। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका भी, हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेश्चन थे उनका भी, और जो सब्जेक्ट था आज का, जो बिहेवियरल जो चेंजेस हम देख रहे हैं बच्चों में एडोलेसेंस एज में, उन पर एक बहुत अच्छे से एक आज वेबिनार कंडक्ट हुआ। सब्जेक्ट को अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया, समझाया, सरल साधारण शब्दों में समझाया, और मेरे ख्याल से सभी जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनने भी अच्छे से समझा। अगेन मैं अपने वही क्वेश्चन रख रहा हूँ, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, जिसपे एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है। वैसे भी डॉक्टर अग्रवाल ने खुद ने कहा कि 2-3 सब्जेक्ट अभी ड्यूरिंग दिस सेशन हमने डिस्कस किए कि उन पर लंबी लंबी चर्चा हो सकती है, जो वायरल जो फीवर की बात हुई थी। तो इसे भी अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक 228 वेबिनार में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, या आपके एरिया में या त्रिपुरा में बात कहूँ तो आपके एरिया में कुछ ऐसे इश्यूज हो जो हम तक पहुंचे, और इस प्लेटफॉर्म पर यूज करके ये बात को पूरे इंडिया तक और बाहर तक भेजी जाए, और रिकॉर्डेड सेशन में यूट्यूब पर भी डाला जाए, तो प्लीज आप सजेस्ट कीजिए, हम तक पहुंचिए। 9300628989 डॉक्टर चौबे जी का नंबर है, उस पर आप मैसेज भेजिए या हमको डायरेक्टली अप्रोच कीजिए, ताकि उन सब्जेक्ट पर भी वेबिनार कंडक्ट किए जा सके। आई थिंक डॉक्टर अग्रवाल, आज का सेशन हो गया है, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। 2 मिनट प्लीज, कंक्लूडिंग सेशन में डॉक्टर चौबे से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंक्लूड करें। चलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा गेस्ट आ गए थे घर में तो मुझे उठ के जाना पड़ा। एक को भी लेने नहीं आऊंगी और मैं अस्पताल लेके जाऊंगी। बहुत अच्छा सेशन रहा, और उम्मीद है कि आज के जितने भी पार्टिसिपेंट, जो भी स्पेक्टेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आने वाले ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बाकी CNCP बच्चे जिस पे हम काम करते हैं उनके लिए भी ये सारे सेशन से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। इसी तरह की जानकारी के साथ हम अगले सप्ताह फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक सभी को नमस्कार।
ठीक है डॉक्टर अग्रवाल साहब, नमस्कार। जी जी सर, नमस्कार। चलिए, वेलकम।